भैया भैया। संगठन पर बहुत बल देती है और जब हमारे पास संगठन से निकलकर देश के शीर्ष स्थान पर प्रधान सेवक और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी हैं, तो हमारे सबका कर्तव्य यह भी बनता है कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अब की बार 400 पार, उसके लिए कमर कस लें, मोदी सरकार की उपलब्धियों नीतियों को जन जन तक पहुंचाएं, उसके संगठन को और मजबूत करें ताकि हर पोलिंग बूथ पर 370 से ज्यादा की लीड दिलाने का लक्ष्य रखा जाए। उसके चलते आज इस क्लस्टर की बैठक रखी गई है। अभी मैं चंदौली जा रहा हूं और वापसी पे आते हुए बनारस में भी आऊंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है इस क्षेत्र ने पहले भी सब सीटें जिताई है और अब की बार तो यूपी में 80 में से 80 सीटें जीतेंगे, एक नया रिकॉर्ड कायम करेंगे और देश में 400 पार करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे नरेंद्र मोदी जी को। और मोदी जी ने कहा है जब वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो अगले 5 सालों के अंदर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को अपनी तीसरी टर्म में बनाएंगे। लेकिन साथ ही साथ हम सबका एक संकल्प यह भी है कि विकसित भारत को गढ़ने बनाने के लिए जन भागीदारी की बहुत आवश्यकता है। उसको लेके भी लगातार प्रयास जारी हैं। 18 साल के युवाओं से, 18 साल से जिनकी ज्यादा उम्र हो गई, उनसे कहूंगा अपना वोट बनाइए भी और मतदान कीजिए भी। अपना पहला वोट देश के लिए, यही सोचकर चलिए ताकि एक अच्छी सरकार वो बनाए और देश को आगे बढ़ाए। देखिए राहुल गांधी जिस तरह से हर सभा में और रैली में अपने प्रधानमंत्री का नाम ले रहे हैं और चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस दिया है कि आप प्रधानमंत्री। ये हालत राहुल जी की हो गई है कि गाड़ी के आगे कोई नहीं, पीछे कोई नहीं। तो ऐसे हताश निराश व्यक्ति क्या करेगा? इस तरह के ही बार बार बयान देगा जब जनता सुनने को नहीं आती। उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य जहां नेहरू गांधी परिवार की 4-4 पीढ़ियों के लिए वोट मिलता था, सीटें जीतते थे, आज वहां पर उनकी सुनवाई नहीं, कोई पूछने नहीं आता है। एक तरह से विदाई यहां से उनकी नेहरू गांधी परिवार की हो गई है। तो हताश और निराश तो वो दिखेंगे। और दूसरा, जब वो यहां से हार के वायनाड चले गए थे तो वायनाड से, केरल से जाके उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में जो टिप्पणी की थी उसका दर्द मुझे भी आज तक होता है। तो उत्तर प्रदेश के लोगों को कितनी पीड़ा होती होगी। सोनिया जी को कई बार जिताया लेकिन उन्होंने भी अपने क्षेत्र की अनदेखी की। तो अब वो उत्तर प्रदेश से भी राज्यसभा की सांसद नहीं, कहीं और से जाके क्या उनके सहयोगी गठबंधन दल भी उनके लिए सीट नहीं दे पाए? ये अपने आप में प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है कि दिखावे का गठबंधन है, कुल मिला के ठगबंधन है। काफी धार्मिक स्थलों पर उनका लगातार विरोध हो रहा है, उज्जैन में भी विरोध हुआ है, यहाँ पर भी विरोध हुआ है। देखिए, धार्मिक स्थलों का विरोध करना ये कांग्रेस की आदत पड़ गई है और कांग्रेस के गठबंधन के जो सहयोगी हैं उनकी भी। कभी राम जी को अपमानित करना, कभी सनातन धर्म को कुचलने की बात करना, कभी उत्तर दक्षिण को बांटने की बात करना, कभी भारत के टुकड़े टुकड़े की सोच रखना, कभी भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ गठबंधन कर लेना, उनको अपनी पार्टी में शामिल कर देना। आखिर ये कैसी सोच कांग्रेस की और उनके सहयोगी दलों की हो गई है? और इन सब विषयों पर कांग्रेस चुप क्यों है? पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं जब कांग्रेस का राज्यसभा का सांसद कर्नाटक से जीता है, लेकिन श्रीमान राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी कुछ नहीं कहते, पर्दा डालने का काम करते हैं, छिपाने का काम करते हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है तो उनकी पोल खुल जाती है। आखिरकार ये क्या सोच के चले हैं? क्या सत्ता में आने के लिए देश के टुकड़े टुकड़े करने का संकल्प, एक बहुसंख्यक आबादी को अपमानित करने का, सनातन धर्म को कुचलने का, देश को बांटने का, जाति के, क्षेत्र के, धर्म के आधार पर बांटने का? ये कैसी कांग्रेस और कैसा गठबंधन है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कांग्रेस और कितना गिरेगी। इनकी सीटें तो गिर रही हैं लेकिन साथ ही साथ इनका अपना स्तर भी गिर रहा है।
ये कभी इतनी सीटें नहीं जीत पा रहे कि इनका नेता प्रतिपक्ष भी बन पाए। और जितने गंदे और भद्दे बयान अब दे रहे हैं, अब जनता भी तय कर लेगी कि सुपड़ा साफ कांग्रेस।